पारो और रीता दोनों ही तेज तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल दी। इधर मनीष के दिल में मानो सातों सुरों ने एक साथ तार छेड़ दिए थे। मनी मन सोच रहा था, चलो कम से कम इतना तो पता चला पारो मेरी परवाह करती है। काश काश ये परवाह प्यार में बदल जाता तो कितना अच्छा होता। अपने सपनों की दुनिया में मनीष मस्ती में खो गया था और कब उसे गहरी नींद आ गई उसे पता नहीं चला। पारो और सुजाता दोनों ही सीधे बाहर मंदिर के बैठ गई थी। तेज तेज चलने की वजह से उनकी सांस फूल रही थी और माथे से पसीना टपक रहा था। पारो ने मंदिर वाले नल से पानी निकालकर खुद पिया और रीता को भी पिलाई। पारो कहने लगी, रीता मैंने तो तेरी बात मानी लेकिन मुझे माननी नहीं चाहिए थी। रीता बोली, अच्छा वो भला क्यों? पारो बोली, अरे देखी नहीं उस बुद्धि बैल को, मनीष को, वो कहीं हमारी सहायता को कुछ और ना समझ ले। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? रीता बोली, अरे कुछ नहीं होगा, तू ना बेकार में इतना टेंशन ले रही है। पहले तो तू डरती नहीं थी किसी से भी, शेरनी बनी फिरती थी, अब क्या हुआ? तू कब से डरने लगी मेरी शेरनी? पारो बोली, हाँ वो इसलिए कि पहले की बात कुछ और थी। पहले तो मैं अकेली थी पर अब मैं अकेली नहीं हूँ। तू तो जानती है हमारे समाज में पति के द्वारा छोड़ी गई औरतों की क्या दशा होती है। कीचड़ में औरत गिरे या फिर कीचड़ उछाल कर औरत पर पड़े, दोनों ही सूरत में कीचड़ पड़ता है तो औरत पर ही ना। पति की मृत्यु हो जाए तो अलग बात है, लेकिन पति छोड़ दिया है तो मानो वही औरत के लिए अभिशाप बन जाता है। ना जाने किस तरह का समाज है, अकेली औरत को ना जीने देता है और ना ही मरने देता है। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ पर मर्द चाहे कुछ भी करे उसे पूरी आज़ादी है। पर एक औरत मजाल है जो खुद की मर्जी से सांस भी ले, वो किसी को भी गवारा नहीं है। ना जाने ऐसा क्यों होता है। बेटी बनकर तो पैदा होती हैं पर इज्जत के नाम पर घर की चार दीवारी में कैद कर दी जाती हैं। ये मत करो, वो मत करो, जोर से मत बोलो, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा। राह चलते हंसा मत करो, देखा कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। शादी से पहले पिता और भाई की बंदिशें, शादी के बाद तो सास ससुर पति और ना जाने किन किन की बंदिशें जो बंदिशों में बांध देती हैं नारी को। पति के बाद पुत्र के बारे में सोचना पड़ता है। तू जानती है रीता, बड़े से बड़ा दर्द सह सकती हूँ मैं, पर अगर कभी मेरे कान्हा ने मुझसे कुछ कह दिया तो मैं सह नहीं पाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। कहते कहते पारो फूट फूट कर रो पड़ी। रोती हुई पारो को रीता अपने कलेजे से लगाकर रोने लगी और बोली, बस कर पगली, तू रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, हमेशा हंसती रहा कर। कहते कहते उसके गालों से आंसुओं को रीता पूछने लगी। रीता बोली, पारो तो चिंता मत कर, सारे दुख भगवान तुझे ही दे देंगे, कान्हा ऐसा कुछ नहीं करेगा, अरे मुझे पूरा विश्वास है। पारो और रीता दोनों एक दूसरे से लिपटकर भावुक हो गई। दोनों ही एक दूसरे को बेहतर समझती थी। अच्छा तो रीता बोली, अब मैं चलती हूँ, तो अपना ख्याल रखना पारो, कल फिर मिलूंगी, शायद परी आ गई होगी स्कूल से। कहते हुए रीता चली गई। पारो ने भी उसे अलविदा कहा और वापस घर आ गई। पापा बाहर ही बैठे थे। पारो ने उनका हाल चाल पूछा और फिर घर के अंदर चली गई। ममता को आवाज़ देने लगी, ममता, ओ ममता, कहाँ हो भाई, क्या कर रही हो? इस तरह पारो की आवाज़ देने पर ममता बाहर आ गई। पारो ने नोटिस किया आज ममता की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। उसने पूछा, क्या बात है छोटी, तो परेशान सी दिख रही है, तेरी तबीयत तो ठीक है? ममता बोली, जी हाँ दीदी, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ अजीब सा लग रहा है। पारो गौर से देखते हुए बोली, अरे छोटी, ये तुम्हारी आंखों में क्या हुआ है? ममता इधर उधर देखते हुए हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। पारो बोली, अच्छा तो फिर जरा मेरी ओर देख। और ममता बोली, अरे दीदी आप बेकार में परेशान हो रही हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पारो ने कहा, चलो अच्छा है, पर अगर मुझसे तुम्हें कभी भी कुछ भी बताना पड़े तो बेझिझक बता देना। ममता ने कहा, दीदी आप ही का अच्छा है, कम से कम आपको घर की चार दीवारी में घुटना तो नहीं पड़ता। पारो भी मुस्कुरा दी और वो समझ रही थी कि ममता कुछ तो छुपा रही है। खैर कोई ना, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा, फिर शायद छोटी माँ की वजह से परेशान होगी। मन ही मन ऐसा विचार कर पारो वापस मंदिर में जाकर बैठ गई और कुछ पत्तियां पड़ी थीं वो मंदिर से हटाने लगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। पारो की जिंदगी अभी भी हर रोज की तरह एक ही डर्रे पर चल रही थी। इधर राम के मन में नित्य प्रतिदिन कान्हा के लिए मोह उत्पन्न होने लगा था। वो सिर्फ राम ही नहीं बल्कि उसकी माँ रत्ना भी अब यही चाहती थी कान्हा उनके पास वापस आ जाए। रत्ना को तो बस यही लगता था कि पारो की वजह से मेरा बेटा अकेला है, उसने दूसरी शादी नहीं की तो मैं भी पारो को उसके बेटे के साथ कभी नहीं रहने दूंगी, चाहे कुछ भी हो।
कान्हा को अपने घर ला कर रहूँगी, ये मेरा प्रण है। ऐसा सोचकर रत्ना अब भरकस यही कोशिश करती राम ज़्यादा से ज़्यादा समय कान्हा के साथ बिताए। एक दिन रत्ना ने राम से कहा, बेटा ये कान्हा कब आएगा? उसके आते घर में रौनक लौट आती है। बड़ा ही प्यारा है ये कान्हा, मैं तो जब भी देखती हूँ तुम्हारा बचपन याद आ जाता है। राम भी मन ही मन फूला नहीं समा रहा था और बीच बीच में हाँ मिलाई जा रहा था। रत्ना बोली, बेटा मैं तो कहती हूँ 2-4 दिन में के लिए उसे यहीं पर ले आओ। कुछ दिन हमारे साथ रह लेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा, हमें भी मरते मरते कम से कम पोते का सुख मिल जाएगा। राम बोला, पर मम्मी पारो को क्या कहेगा कान्हा? वो उसे हमारे साथ कभी नहीं रहने देगी। रत्ना बोली हट करते हुए गुस्से में, देखो अब तुम्हें मेरी यह इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी बेटा, वरना अच्छा नहीं होगा। कह देती हूँ, कान खोल कर सुन लो। तुम कहते हुए वह अंदर चली गई। राम ने सोचा कि सही तो कह रही है मम्मी, आखिर उनका भी तो मन होता होगा, पर पारो बिचारी वो तो कान्हा के ही सहारे जीवित है, कैसे मैं उससे उसका बेटा छीन लूँ। राम बड़ी दुविधा में पड़ गया। अब देखना राम भी कान्हा को पाने के लिए क्या करेगा। राम अब मन में सोचने लगा, मैं पारो से कान्हा को कैसे अलग करूं, और माँ पारो से कान्हा को लाने के लिए बोल रही है, यह तो सही नहीं होगा ना। राम को अपनी माँ की बातें बेचैन कर रही थी। वो समझ तो रहा था कि पारो का हृदय दोबारा से तार तार कर टूट जाएगा, पर इसमें गलत ही किया है। आखिरकार मैंने इतना पैसा कमाया वो किसके लिए? कोई तो वारिस चाहिए ना। और वैसे भी कान्हा को गरीबी ही झेलनी पड़ रही है, तो गरीबी के साथ साथ न जाने कितने ताने भी सुनने पड़ते होंगे। इतना पैसा किस काम का जो मेरे बेटे के काम ना आ सके। जो भी हो गुनाह और सही, अब मैं तो अपने बेटे को लेकर आऊँगा, चाहे कुछ भी रहे। राम खुद से ही वादा किया। अगले दिन भी कान्हा हर रोज़ की तरह स्कूल के लिए तैयार हो गया और बोला, मम्मी मैं जा रहा हूँ, बाय। कान्हा ने आवाज़ दी। पारो बोली, अच्छा मेरे जिगर के टुकड़े, आज बड़ी जल्दी तैयार हो गए, क्या बात है? आज आईने में शक्ल नहीं देखी क्या? कहते हुए पारो अपने बेटे को गले लगाकर खिलखिलाकर हंसने लगी। कान्हा बोला, अच्छा मम्मी मैं जा रहा हूँ, परी के घर से परी को लेते हुए स्कूल के लिए चला जाऊँगा। राम जल्दी जल्दी अपना काम उधर निपटाकर एक वर्कर को शॉप पर बिठाकर गंगा के उस पार पहुंच गया और बड़ी बेसब्री से अपने बेटे का इंतजार करने लगा। उधर कान्हा भी छुट्टी होते ही परी के घर जाने के लिए कहता है और खुद गंगा किनारे पर जा बैठा। और जो कान्हा चौंकते हुए कहता है, अंकल जी आप? राम कहता है, जी बेटा जी ऐसा ही है, मुझे आपकी बड़ी याद आ रही थी, बस इसलिए मैंने सोचा क्यों ना साहबजादे से मिल लिया जाए। राम कान्हा के बालों में हाथ फेरते हुए कह रहा था। कान्हा बोला, देखें अंकल जी आप ना मेरे बालों को ना बिगाड़ा करिए, कितनी मेहनत से मैं इन्हें बनाता हूँ। राम को कान्हा की इस अदा पर बड़ा ही प्यार आया। वो गले लगाकर उसे चूमने लगा और बोला, राम सोचने लगा कहीं ऐसा ही था मैं भी। पारो उसे भी अपने बालों को संवारना बड़ा पसंद था। मुझे उसके बालों से खेलना, कि पारो के बाल भी बड़े सुंदर और मुलायम थे, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। अच्छा बाबा, राम कहने लगा, सॉरी अब नहीं बिगाड़ूंगा आपके बालों को। राम बोला, ऐसा है बेटा जी, हमें आपसे कुछ कहना है, अगर आपकी इजाज़त हो तो कहें। कान्हा कहने लगा, क्या अंकल जी आप भी कैसी बातें कर रहे हो, आपको जो कहना कहें। कान्हा ने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया। राम बोला, कल आप हमारे घर चलेंगे? कान्हा बोला, पर मम्मी से क्या कहूँगा? राम कहने लगा, कह दीजिए कि दोस्त के घर जाना है। कान्हा बोला, नहीं मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता, उन्होंने मेरे लिए बड़े दुख उठाए हैं, मैं तो उनको अब और धोखा नहीं दे सकता। राम बोला, वो भी सही कहा आपने, पर वो आपको मेरे घर नहीं आने देंगी तो? कान्हा बोला, अगर नहीं आने देंगी तो ठीक है, वरना मैं नहीं आऊँगा। कान्हा ने थोड़ा उदास होते हुए कहा। राम ने कहा, ठीक है, कल मैं आपकी इसी जगह प्रतीक्षा करूँगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आएंगे जरूर। कहते हुए कान्हा के गले लगकर राम ने उसे विदा कर दिया और कान्हा लौट आया, अपने घर की तरफ चल दिया। कान्हा को राम के द्वारा कही गई बातें परेशान कर रही थी। वह सोच रहा था कैसे भी अपनी मम्मी से बात करे, क्या कहे। वो पूछेगी किस अंकल के पास जाना है तो फिर मैं क्या कहूँगा। ना जाने कितनी बातें उसके दिमाग में चक्की की तरह घूम रही थी। पारो अपने बेटे की बेचैनी महसूस कर पा रही थी। उसने कहा कि बेटा कान्हा तू परेशान क्यों है, जो भी कहना कह दे। कान्हा उदास होकर नीचे की तरफ देखने लगा और चुप रहा। पारो बोली, क्या हुआ बेटा, आखिर मेरा और तुम्हारा रिश्ता ऐसा कब से हो गया बेटा कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं कह पा रहा? कान्हा ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, मम्मी कैसे कहूँ, समझ नहीं आ रहा। पारो कान्हा के बालों को संवारते हुए बोली, कहो क्या बात है बेटा। कान्हा बोला, मम्मी मैं हर रोज़ गंगा किनारे पर एक अंकल जी से मिलने जाता हूँ,
वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने 2-4 दिन के लिए अपने घर बुलाया है और समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पारो मौन थी, बस एकदम से चुप हो गई। कान्हा, पारो कहने लगी, मैंने कह दिया है कि कान्हा कहने लगा, मम्मी मैंने उन अंकल को कह दिया है कि मेरी मम्मी कहेंगी तो ही मैं आऊँगा, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। पारो बोली, अच्छा तो ये बात है, ठीक है बेटा, मैं कल तक थोड़ा सा सोच विचार करती हूँ, फिर बताती हूँ। तुम जाओ पढ़ाई करो, मैं बाद में बताती हूँ। पारो के माथे पर पसीना बहने लगा और ये पसीना गर्मी की वजह से तो नहीं था, उसके मन में डर था जो पसीने का रूप लेकर बाहर छलक पड़ा था। पारो सोचने लगी, मुझे जिसका डर था कहीं उसकी शुरुआत तो नहीं हो गई है, कान्हा मुझे छोड़ तो नहीं जाएगा। पारो की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, उसका दिल धक धक कर रहा था, मानो कलेजे पर कुछ भारी सा रखा हो। मुंह सूखने लगा था उसका। फिर सोचने लगी, आखिर कब तक मैं कान्हा को अपने पल्लू से बांधे रखूंगी। कान्हा मेरा है तो मेरा ही रहेगा, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि मेरा प्यार उसके लिए बेड़ियां ना बन जाए। वो भी अब बड़ा हो रहा है, बाहर तो जाएगा ही। कब तक मैं उसे यूं कैद करके रखूंगी। पारो खुद को ही 1000 तरह से तसल्ली दिए जा रही थी, पर वो किसके बारे में बात कर रहा है, कौन है वो आदमी, ऐसे कोई गैर या अनजाना, क्यों उसे अपने घर पर बुलाएगा। कहीं वो आदमी राम तो नहीं। नहीं नहीं, पारो सोचने लगी, राम तो बिल्कुल नहीं होंगे, उन्हें तो पता भी नहीं है कान्हा के बारे में। पारो अपने मन में सोचती कि छोटी माँ के तीखे तीखे स्वर कानों में गूंज पड़े। तभी पारो अपनी ख्याली दुनिया से बाहर लौट आई। छोटी माँ कह रही थी, हे भगवान, तू तो मेरे सामने दिख जाती है तो मेरा पूरा दिन बिगड़ जाता है। पारो कहने लगी, छोटी माँ, कम से कम अब आपकी उम्र हो गई है ना, तो अब अपना ध्यान मुझ पर से हटाकर पूजा पाठ में लगाइए। क्यों आप मेरे चक्कर में अपना खून जलाती रहती हैं। पारो ने बड़ी निर्भीकता से आज जवाब दे दिया। छोटी माँ का तो पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और फिर ना जाने क्या क्या कहने लगी। पारो के लिए सहना मुश्किल हो गया था। वो वहाँ से हट गई और सोचने लगी, मैं तो बचपन से यह सब ताने सुनती सहती आई हूँ, फिर भी मेरे लिए असहनीय हो जाता है। पर बेचारा कान्हा, उसके मन पर क्या बीतती होगी। यही सोचकर पारो ने फैसला किया कि वो कान्हा को भेज देगी ताकि वो कुछ दिन खुशी और शांति से रह लेगा। अगले दिन कान्हा के कुछ ही भी पूछने से पहले ही पारो ने उसे जाने की स्वीकृति दे दी और बोली, बेटा, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, तुम्हें देखकर ही जीवित हूँ। ज़्यादा समय न लगाना, जल्दी वापस लौट आना, पर हाँ, जिसके पास जा रहे हो उसकी कोई निशानी तो लाना, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरे बेटे को इतना प्यार करने वाला कौन हो सकता है। कान्हा ने भी खुशी होकर अपनी मम्मी के गले लग गया और बोला, ठीक है मम्मी जी। पारो को ऐसा लग रहा था मानो कान्हा किसी और से नहीं बल्कि राम से मिलने जा रहा हो, और वो इस बात से परेशान भी थी और थोड़ी उम्मीद भी। शायद कान्हा की वजह से उसे राम भी लेने आएंगे, शायद उसका इंतजार अब खत्म हो जाए। पर क्या राम कान्हा को अपनाएंगे? क्या राम कान्हा के नंद बाबा बन पाएंगे? जो भी हो, अब तो मेरा वजूद कान्हा से ही है। अगर वो उसे नहीं अपनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मेरा और उनका कोई रिश्ता तो पहले ही ख़त्म हो चुका है। जो बचा है शायद वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रत्ना माँ कान्हा को कभी नहीं अपना सकती, उनका स्वभाव ही ऐसा है। पारो अपने मन में उठ रही सवालों और विचारों से युद्ध लड़ रही थी। राम चाहता तो अभी पारो को ले जा सकता था, पर नहीं, अभी उसकी मर्दानगी आगे आ रही थी। उसे लगता था कि उसके बिना पारो रह सकती है, एक औरत होकर, तो भला मैं क्यों नहीं रह सकता, मैं तो मर्द हूँ। पारो को खुद पर गरूर है, तो वो वापस नहीं आ सकी तो मैं भला क्यों लेने जाऊँ उसे। बस यही एक सोच को राम नहीं त्याग पाया, बाकी सब कुछ उसने त्याग दिया। ऐसो आराम की जिंदगी त्याग कर एक सादा जीवन भी व्यतीत कर रहा था। पारो के जाने के बाद से उसने अपने कमरे को ताला लगा दिया था। प्यार तो इतना था दोनों में कि एक दूसरे की फिक्र भी थी, लेकिन एक अपने स्वाभिमान को जो पाल रही थी तो दूसरा अपने अभिमान को पाल रहा था। उधर राम भौर होते ही तड़के उठ गया था। रत्ना माँ को भी पता था आज उनका पोता आ रहा है, मानो खुशी से पैर जमीन पर उनके नहीं पड़ रहे थे। तभी रत्ना माँ बोली, अरे ओ कमला, खाने में आज कचौरी, दही, जलेबी, कटहल की सब्जी, मालपुआ बनेगा। और रत्ना माँ खनकती हुई आवाज़ में अपनी खाना बनाने वाली को ऑर्डर दे रही थी, और कमला भी बड़ी हैरानी हुई उनका यह रूप देखकर। कहाँ तो हमेशा ही नीम की भांति कड़वा बोलती थी रत्ना, आज ऐसा क्या हुआ जो बड़ी शहद टपक रहा है उनके मुंह से। बहू रानी को तो गए काफ़ी साल बीत गया, वो तो आने से रही, फिर कौन है जिसके आने से ये कौई मैया अचानक से कोयल बन गई है।
चल कमला, पूछ ही ले अपने मन की बात। काम वाली भी जो अपने मन में आई हुई बातों को जो अपनी मालकिन से कहती है। अरे वाह, आज कोई आ रहा है क्या मालकिन? आप बहुत खुश हैं, कोई खास बात है क्या? तब रत्ना माँ कहती है, हाँ हाँ, कोई आएगा तब मिल लेना। और बड़ी इतराते हुए, हाथ चलाते हुए बताती है। राम की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसको तो जैसे 1 मिनट में 1 घंटे के बराबर कट रहा था। उसने कान्हा का एक अलग कमरा तैयार करवा दिया था। उसमें ज़रूरत की सभी चीज़ें रखवा दी थी ताकि कान्हा को किसी चीज़ की कमी न लगे। उसका दिल खुशी से झूम उठा था। शाम होने से पहले ही राम गंगा किनारे पहुंच गया और कान्हा का बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगा था। राम गंगा जी के घाट पर बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा था और बार बार कान्हा की राह तक रहा था। बीच बीच में उसकी नज़र अपनी कलाई पर मौजूद घड़ी पर पड़ रही थी। आज चलो कम से कम मेरा इंतजार तो खत्म हुआ, राम सोचने लगा। आज मेरा राजा बेटा आएगा। और राम खुशी से झूमते हुए सोचने लगा। कान्हा भी भागकर राम के गले जा लगा और राम ने कहा, अरे हीरो, कैसे हो मेरी जान? कान्हा के बालों में हाथ फिराते हुए राम ने कहा। कान्हा ने कहा, ओहो अंकल जी, आप मेरा बाल बिगाड़ देते हो। ना जाने कितनी मेहनत से मैं अपने बालों को संवारता हूँ। इधर आप बिगाड़ते हो, उधर मेरी मम्मी भी बिल्कुल आपकी तरह मेरे बालों से खेलती रहती है। ना जाने क्या मिलता है आप दोनों को ऐसा करने में। दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, कान्हा एक सुर में कही जा रहा था। राम ने जैसे ही कान्हा को यह कहते सुना कि आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, तो उसके पूरे तन बदन में सरसराहट सी दौड़ गई। उसे ये शब्द बार बार सुनने का मन हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पारो उसके बिल्कुल पास ही है। उसने सोचा कि हाँ, कान्हा बिल्कुल सही तो कह रहा है, हम दोनों एक जैसे ही तो हैं। तभी तो प्यार शिद्दत से करते हैं और जुदाई भी शिद्दत से निभा रहे हैं। राम कान्हा को लेकर घर आ गया, जहाँ पर राम की माँ रत्ना आरती का थाल सजाए हुए पहले से तैयार थी। कान्हा के लिए तो यह सब कुछ सपने जैसा था। उसे हैरानी हो रही थी, यह सब उसे इतना प्यार क्यों दे रहे हैं। जो भी हो, मुझे तो यही अपनापन और प्यार चाहिए था, मन ही मन विचार करते हुए कान्हा सोच रहा था। रत्ना माँ ने आरती का थाल साइड में रखा और कान्हा को अपने कलेजे से लगाकर बोली, मेरा राजा बाबू कितना प्यारा है, कहते हुए गले से लगाकर भावुक हो गई। कान्हा ने कहा, दादी जी, क्या आप मुझे जानती हैं? रत्ना बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, भला कोई भी दादी अपने पोते। अरे अरे, राम बोला, मम्मी कमाल करती हैं आप भी। बेचारा बच्चा सुबह से थका मांदा है, भूखा प्यासा आया है और आप इसे खिलाने की बजाय न जाने क्या क्या कही जा रही हैं। बीच में ही राम ने अपनी माँ की बात को काटते हुए कहा। रत्ना समझ गई कि राम नहीं चाहता कान्हा को कुछ भी पता चले, पर नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तो कान्हा को बताकर ही रहूंगी कि तभी कि राम उसके पिता हैं। रत्ना ने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। राम कान्हा को उसके कमरे में ले गया और बोला, ओए हीरो, ये आपका कमरा है। कान्हा की तो मानो आंखें फटी की फटी रह गई। वह बोला, ये मेरा कमरा? राम बोला, तो और क्या? कान्हा भावुक हो गया और राम के गले लगकर रो पड़ा। राम भी कान्हा को इस तरह देखकर भावुक हो गया। रत्ना को तो मानो कोई कुबेर का खजाना मिल गया था। अपने पोते के आसपास घूमती और खूब प्यार लुटाती। कभी कहती, बाबू ये खा ले, कभी कहती, बाबू वो खा ले। कान्हा तो इस तरह का प्यार तो कभी उसे मिला ही नहीं था, जिसकी वजह से वह भी फूला नहीं समा रहा था। राम कान्हा को अपनी शॉप पर भी लेकर गया। कान्हा ने देखा एक बहुत ही बड़ी ज्वेलरी का शोरूम है, 4-5 कर्मचारी भी हैं। वो मन ही मन सोच रहा था, ये अंकल जी बड़े ही पैसे वाले हैं, बहुत ही अमीर आदमी है। राम मिठाई का डिब्बा खोलते हुए कहा, लो भाई, तुम सब मिठाई खाओ, मेरा बेटा जो आया है। सभी बधाई देते हुए मिठाई खा रहे थे, साथ में बातें भी कर रहे थे। आज सर बड़े खुश हैं। कोई कहता, बड़े दिनों के बाद सर को हमने मुस्कुराते हुए देखा है। कोई कहते, अरे सुना है इनकी पत्नी इनको छोड़ गई थी, फिर ये बेटा कब पैदा हो गया भाई। खैर, हमें क्या करना है, फ्री में मिठाई मिली है सो खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है बेटा किसका है। कहते हुए कर्मचारी आपस में राम का मजाक उड़ा रहे थे। उधर पारो की बेचैनी कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी। उसे अब कहाँ शगुन था, सब कान्हा अपने साथ जो ले गया था। पारो खुद को व्यस्त रखने के लिए सारा दिन घर के काम करने लगी रही। जैसे तैसे शाम हो गई थी, पर पारो की बेचैनी घटने की बजाय बढ़ रही थी। उसे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था मानो सांस लेने में भी दम सा घुट रहा था। पारो अपने भाई के बच्चों में खुद को व्यस्त तो कर ली, पर कान्हा की यादें उसे और भी विचलित कर रही थी। हे गंगा मैया, ना जाने मेरा कान्हा कैसा होगा, खाना खाया होगा या नहीं, उसे मेरी याद भी आती होगी या नहीं। याद तो आती होगी, आए भी क्यों ना। आखिर जब से मुझे मिला था
तब से लेकर आज तक एक सेकंड के लिए भी हम दूर नहीं हुए। इसलिए तो मेरा कलेजा बैठा जा रहा है और मुंह को आ रहा है, अभी ना जाने कब आएगा मेरा लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा। जल्दी आजा कान्हा, अब तेरे बिना जीना मुश्किल सा हो गया है, मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही। पारो कान्हा की याद करके जो बहुत बेचैन हो रही थी, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उधर कान्हा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तो एक अलग ही दुनिया में जी रहा था, मानो कोई सपनों का शहर हो जैसे। पिता की तरह प्यार और दादी का दुलार, इन सब में वो तो पारो को भूल सा ही गया था। जैसे रात हो आई थी, सभी साथ साथ खाना खाए। खाने के बाद राम अपने बेटे के साथ सोने चला गया। अपने बेटे का सर अपने कंधे पर रखकर सो रहा था। उसे आज मानो परम आनंद, परम सुख की अनुभूति हो रही थी। राम को ऐसे लग रहा था जैसे वो कई वर्षों के बाद सोया है। फिर यूं कहें कि आज उसे बड़े दिनों के बाद पारो के अपने पास होने का एहसास हो रहा था। अब देखना यह है कि कान्हा खुद ही पारो को छोड़कर अपने पिता के पास आएगा, या फिर राम पुत्र मोह में स्वार्थी हो जाएगा और माँ बेटे को अलग कर देगा। राम के मन में तो अब जो कान्हा को छोड़ने का नहीं था, वो तो चाह रहा था जैसे भी होगा वो कान्हा को अपने पास ही रखेगा। उधर कान्हा के ना होने से पारो को बड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बस अपने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए सोच रही थी, हे गंगा मैया, बस किसी तरह से रात कट जाए तो अच्छा है। न जाने क्यों आज नींद भी मुझसे रूठ गई है। नींद से क्या शिकायत करूं, कसूर तो उस चेहरे का है जो इसे अपने साथ ले गया है। मेरा लाल कान्हा भी अपने साथ ले गया। पारो सोचते हुए अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने सोचा पानी पी लूं, शायद नींद भी आ जाएगी। यही सोचकर पारो रसोई घर की तरफ चल दी और उसे ममता के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर पारो वहीं ठिठक कर रुक गई और सोचने लगी, क्या करूं, सुनूं क्या, ममता क्यों रो रही है, आखिर क्या हुआ है। पारो कोई फैसला ले पाती इससे पहले उसे अपने भाई की आवाज़ सुनाई दी, जो बिना रुके बिना थके ममता को डांट रहा था। ममता चुपचाप सुन रही थी, उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अगर आ भी रही थी तो बस सिसकियाँ। पारो ने ना चाहते हुए भी रुक गई और ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगी। आखिर क्या हुआ, उसका भाई इतना क्यों चिल्ला रहा है, आखिर ममता ने ऐसा कर क्या दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता के साथ रोज यह होता आ रहा हो। पारो ने सोचा, चलो कल सुबह खुद ही ममता से बात कर लेगी, इस समय उससे बात करना ठीक नहीं होगा। ऐसा सोचकर पारो वापस अपने बिस्तर पर आ गई। पर अब जो पारो कान्हा के ख्यालों में गुम थी, अब वह ममता के लिए चिंतित हो रही थी। उसे अपने भाई के कड़वे शब्द और ममता की सिसकियां ही याद आ रही थी। वो सोचती, क्या जिंदगी है हम औरतों की। आंचल में ममता लिए हुए, आंखों में आंसू पिए हुए, सौंप दे पूरा जीवन, फिर क्यों आहत होता है उसका मन। आखिर कितना कुछ करती है ममता, खुद से ज़्यादा उसके भाई के लिए जीती है, फिर भी उसका भाई उससे क्यों परेशान है। बेचारी सारा दिन दौड़ती भागती रहती है, कभी सास के लिए, कभी ससुर के लिए, तो कभी बच्चों के लिए, तो जैसे सुपर हीरो है। एक बार जो उसके मुंह से निकला नहीं वो हाजिर कर देती है। सुंदर है, सुशील है, फिर भी उसका भाई खुश क्यों नहीं है। बस एक बार सवेरा हो जाए तो ममता से ज़रूर पूछूंगी। अगले दिन पारो ने देखा ममता की आंखें एकदम से लाल लाल हुई थी और सूजी हुई भी थी। पारो ने ममता से कहा, पारो कहने लगी, ममता एक बात पूछो। ममता बोली, जी हाँ दीदी जी, कहिए क्या कहना है। पारो कहने लगी, कल रात भाई की आवाज़ सुनी थी और तुम्हारे और भाई के बीच में। अभी पारो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई कि ममता बीच में ही बोल पड़ी, अरे नहीं दीदी, आप ज़्यादा ही सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो पति पत्नी में होता ही है, साधारण सी बात है, आप बेकार परेशान हो रही हैं। पारो बोली, अच्छा, पर मैंने अभी कुछ कहा नहीं और तुम कह रही हो ऐसी कोई बात नहीं। ममता चुप हो गई और नीचे देखने लगी। पारो ने कहा, आखिर बात क्या, मुझे नहीं बताओगी ममता। ममता उनका स्वभाव जो जानती थी, वह बोली, दीदी ना जाने कब किस बात पर बिफर पड़ते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। शुरू में तो यही लगता था कि बच्चे हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, पर नहीं, अब भी इनका स्वभाव जस का तस है और अब तो आदत सी पड़ गई है। क्या करें, कर भी क्या सकते हैं सिवाय सहने के। पारो को ममता की यह सब बातें परेशान तो कर रही थी, लेकिन साथ ही उसे दुख भी हो रहा था कि ऐसा क्यों होता है पति पत्नी के बीच। रिश्ता तो दोनों का बराबरी का होता है, फिर क्यों एक सहता है दूजे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पारो ने कहा, आज भरोसा हो गया मुझे, खून अपना असर दिखाता ही है, आखिर ध्रुव गया तो अपनी मम्मी पर ही है।
वहाँ छोटी माँ पापा को तंग करती है और यहाँ उनका बेटा अपनी पत्नी को तंग करता है। सही बात है, बड़े बुजुर्ग कहते ही हैं कि हमारा संस्कार हमारे पास वापस ही आता है। छोटी माँ के कर्मों का ही नतीजा है जो मेरा भाई ऐसा है, पर भुगतना तो ममता को पड़ रहा है। पारो ने ममता को समझाते हुए कहा, देख ममता, कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा मत सहना। गलती हो तो झुको और ना हो तो भला क्यों झुकना। सहने की आदत नहीं बनाओ, एक दूसरे से बात करो। ये कहाँ का न्याय है कि वो बोले और तुम सुनो। कभी तुम भी बोलकर तो देखो, हो सकता है भैया समझ जाए। ममता ने कहा, ठीक है दीदी, आप जो बोल रही हैं ना, मैं उस पर ध्यान दूंगी, पर आप परेशान ना हो। अब तक आप कम परेशान नहीं हैं जो अब मेरी भी चिंता करने लगी हो। पारो कुछ नहीं बोली क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि ममता उसकी बातों को टालने की कोशिश कर रही है, बस और कुछ नहीं। पर पारो कहने लगी, मैं क्या कर सकती हूँ, ध्रुव को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। वो मेरी सुनता ही कब था जो अब सुनेगा। पारो लाचार सी बस शांत हो गई। इधर कान्हा के तो खूब मस्ती भरे दिन गुजर रहे थे। कान्हा सोचता, काश उसकी ज़िंदगी सदैव ऐसी ही बनी रहे। काश मैं सारी खुशियों को एक बैग में पैक करके अपने घर ले जा सकता। जब भी मन होता खुश होने का तो अपने बैग से थोड़ी सी खुशी निकाल लेता। कान्हा को आईने के सामने खुद से बातें कर रहा था। कान्हा आईने में देखते हुए अपने बालों को छेड़ने लगा और फिर फूंक मारकर साइड से बालों को उड़ाता और खुद को ऐसा करते हुए आईने में देखकर खुश भी हो जाता। आंख मारते हुए खुद को देखते हुए खुशी से झूम रहा था। अचानक से राम की नज़र कान्हा के ऊपर गई तो वह छुपकर देखने लगा और सोचने लगा, हाय वारी कुदरत, सच्ची कहा गया है, पैदा करने वाले से ज़्यादा पालने वाला बड़ा होता है। सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। हाँ, बिल्कुल ऐसी ही तो थी पेरी पारो, अपने बालों से खेलने वाली, आईने से बातें करने वाली, पर अब ना जाने कैसी होगी, कैसी दिखती होगी। काश एक बार देख पाता उससे, ढेर सारी बात करता, कुछ अपनी कहता तो कुछ उसकी सुनता। ना जाने फिर हम कभी मिलेंगे भी या नहीं। राम को पारो की एक बात याद आने लगी थी। उसके दिल में एक टीस सी उठ रही थी। एक एक बातों को याद करके ऐसी टीसें जिसे सहना उसके लिए मुश्किल सा हो रहा था। उसके गले में मीठा सा दर्द होने लगा था, मानो वह कुछ निगल नहीं पा रहा था। राम अपने दर्द दिल को मिटाने के लिए सीधा भांग से बनी हुई ठंडाई पी ली उसने। तभी उसे राहत नहीं मिली तो वह कान्हा को अपने सीने से लगाकर किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। राम का दर्द आज सैलाब बनकर आंखों के रास्ते से बाहर निकल आया था। कान्हा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे और क्या ना करे। वो तो बस हक्का बक्का सा खड़ा था। तभी राम कहने लगा, पारो तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे बिना शून्य हूँ। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी सूखे पत्ते की तरह हो गई है। तुम्हारे बिना मैं बेजान हो गया हूँ। करूँ तो क्या करूँ? पहली नज़र का प्यार मेरा यूँ पागल बना देगा। घर जानता तो कम वक्त प्यार ही नहीं करता। राम भांग के नशे में कहे जा रहा था। पारो तो कान्हा कहने लगा, यह नाम तो मेरी मम्मी का है। मेरी मम्मी कोई भला ये अंकल कैसे जानते हैं? नहीं नहीं, मेरी मम्मी को क्या जानेंगे, कल पूछ लूँगा, बस बात ख़त्म। कान्हा ने राम को किसी तरह से बेड पर लिटाया और सोचने लगा, इनकी ज़िंदगी में क्या परेशानी हो सकता है। लगता है जिस तरह से मेरे पापा मम्मी को छोड़ गए, वैसे ही अंकल जी की पत्नी भी इनको छोड़कर चली गई है। हे गंगा मैया, आप हमेशा सच्चे और अच्छे लोगों की ही परीक्षा क्यों लेती हो? कान्हा दुखी होकर गंगा मैया से कहने लगा, प्रार्थना करने लगा। आखिर क्यों रिश्तों की गलियां इतनी तंग होती हैं? शुरुआत करें पहले यही सोचकर बातें बंद होती हैं। कान्हा भी सो गया था, पर उसके दिमाग में पारो 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 राम के द्वारा कहे यह शब्द भी याद आ रहे थे। फिर उसने सोचा, अरे बाबा, पारो थोड़े ही मेरी मम्मी का नाम तो पार्वती है। और कहते हुए अब वह सो गया। राम को सामने से पारो का वो पहली बार देखना याद आ रहा था। शादी की वो रात याद आ रही थी। किस तरह से वो पारो को खुद से दूर रखे हुए था। दूर तो अभी भी हो गई है पारो, पर उसकी यादों को कैसे दूर करूं? राम के आंखों में आंसू आ गए।
इधर पारो को तो बस कान्हा के लौटने का इंतजार था। बार बार वो रास्ते पे निगाहें टिका कर देखती रहती थी। धीरे धीरे कान्हा को गए 4 दिन गुजर गए और वो घड़ी भी आ गई जब कान्हा को अपनी माँ के पास वापस आना था। कान्हा ने अपनी दादी के पाँव छूकर आशीर्वाद लिया और राम के साथ चलने लगा। तभी दादी ने उसे रोककर कहा, बेटा तुम्हारे सिवाय मेरे बेटे का कोई नहीं है, वापस जरूर आना। कान्हा ने हाँ में सिर हिलाया और चल दिया। राम भी घाट तक उसके साथ गया और उसको चूमते हुए विदा करते हुए कहा, कान्हा लौटना जरूर, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा और ज़िंदगी में जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो बेझिझक कहना, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है और मेरा है ही कौन। बड़े भारी मन से राम ने कान्हा को वापस भेजा। कान्हा लौट आया था पारो के पास, पर उसके दिल का आधा हिस्सा वहीं राम के पास ही अटक गया था। कान्हा को देखकर पारो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो दौड़कर उसे अपने सीने से लगा लेती है। मारे खुशी से पारो रो पड़ी। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर कान्हा भी परेशान हो गया और बोला, क्या हुआ मम्मी, आप क्यों रो रही हैं? पारो बोली, बस तुझे देखकर मारे खुशी के आंखें छलक आई हैं। कान्हा बोला, अरे मैं तो बस 4 दिन ही आपसे दूर रहा। पारो बोली, पर बेटा मेरे लिए 4 दिन कोई 4 महीने से कम नहीं गुजरे। खुश होकर आंसुओं को पोंछते हुए पारो कहने लगी। कान्हा बोला, ओ मम्मी, आप लोग भी ना जाने कितनी अजीब होती हैं मम्मी लोग। दुख में तो डटकर खड़ी रहती हो और खुश हो तो तब पूछो ईना की अधरों पर मुस्कान और मोटे मोटे आंसू लेकर रोती रहती हैं। पारो हंसते हुए कान्हा के कान पकड़कर खींचती है और कान्हा भी अपने दांतों से होठों को काटते हुए सॉरी सॉरी बोलने लगता है। पारो कहती है, अच्छा एक बात तो बता कान्हा। कान्हा जो बोला, पूछो ना मम्मी। पारो बोली, तू कहाँ गया था? कान्हा पहले तो चुप हो गया, फिर बोला, राम अंकल के साथ उनके घर गया था। पारो के तो पैरों तले जैसे जमीन ही निकल गई। उसे लगा शायद उसने गलत सुना। फिर से पूछती है, क्या कहा तूने, किसके घर गया था? कान्हा कहता, राम अंकल जी के घर। पारो हैरान हो जाती है और सोचने लगी, सच्ची कहा गया है, दुनिया गोल है, कब कहाँ और कैसे कोई मिल जाए, कहाँ नहीं जा सकता। वारी नियति, क्या क्या दिखाएगी तू। पहले तो हमें मिलाया, फिर जुदा भी कर दिया, अब दोनों बाप बेटों को भी आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। किस लिए? क्यों? ये सृष्टि की रचयिता करने वाले ही जाने। पारो समझ नहीं पा रही थी इस बात पर खुश हो या फिर दुखी, क्योंकि उसके मन का डर अब और गहरा हो गया था कि कहीं कान्हा उसे छोड़ न जाए। कान्हा ने अपनी माँ को इतना परेशान देखा तो पूछ बैठा, क्या हो मम्मी, आप इतना परेशान क्यों हैं? पारो ने कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, पारो कहने लगी, बता कौन कौन था वहाँ? कान्हा बोला, अंकल जी और उनकी माँ। पारो बोली, बस? कान्हा बोले, हाँ। अच्छा याद आया, एक काम वाली आंटी भी थी। पारो बोली, और? कान्हा बोला, बस और कोई नहीं था। पारो बोली, अरे कोई तो रहा होगा। कान्हा बोला, नहीं मम्मी, और कोई नहीं था। पारो बोली, अच्छा तो फिर अंकल के पापा तो रहे होंगे? बड़ी चालाकी से पारो ने पूछा। कान्हा ने कहा, नहीं मम्मी, उनके पापा तो मर चुके थे, मैंने पूछा था उनसे। ओह, हे गंगा मैया उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, पारो ने अपने मन में प्रार्थना करते हुए बोली। पारो खुश थी राम के लिए। वो सोचती, चलो कम से कम कान्हा को उसके पिता का प्यार तो मिल गया है। कान्हा तो अपनी धुन में मगन था, जब से आया था बस यही बातें किए जा रहा था, कैसे राम उसका खास ख्याल रखता है, कैसे राम की माँ उससे प्यार करती है, क्या खाना खाना है, कैसा बिस्तर था, कैसा कमरा था, कहाँ कहाँ घूमने गए, वो सारी बातें जो उसने किया था सब एक सुर में पारो से कहता जा रहा था। पारो चुपचाप सी उसकी बातों को सुनती जा रही थी और कान्हा के चेहरे को गौर से देख रही थी। पारो मनी मन सोच रही थी, मेरा कान्हा आधा ही वापस आया है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन पूरा ही वहीं रह गया तो फिर मैं क्या करूँगी। अपने कलेजे पर हाथ रखते हुए पारो की सांसें मानो थम सी जा रही थी। कान्हा चुप हो जा बेटा, पारो कहने लगी, और जाकर आराम कर ले, थक गया होगा। पारो ने कान्हा से कहा। अब उसकी बातें पारो से और नहीं सुनी जा रही थी। बेमतलब से लगते हैं यहाँ सारे रिश्ते, किसे अपना कहें। पारो को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो मंदिर में जाकर बैठ गई, बड़ी देर तक पलक नीचे की ओर देख रही थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल बैठे जा रहा था, दिमाग तो जैसे सुन्न सा हो गया था। द्वापर का कान्हा तो अपने जन्म देने वाले माता पिता के लिए यशोदा मैया को छोड़ गया, कहीं इस युग का कान्हा नंद बाबा के लिए ही ना अपनी यशोदा मैया को छोड़ जाए। पारो अपने आप में ही खोई हुई सोच रही थी।
पारो ने सोचा अगर कान्हा भी छोड़ गया तो मैं क्या करूँगी। सोचते सोचते पारो फबक कर रो पड़ी। थोड़ी देर तक रोते रहने के बाद अपने आंसू पोंछते हुए ऊपर से देखती है तो सामने मनीष खड़ा हुआ था। पारो मनीष को एकदम से अपने सामने देखकर चौंक गई और बोली, अरे तुम कब आए। मनीष कहता है, एक बात कहें हम, ये हमसे ना तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तुम भले ही हमें जानवर समझती हो पर हम कह देते हैं तुम्हारी ऐसी दशा देखकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हमसे सहन नहीं होता। कभी कभी तो मन करता है पारो इस दुनिया को आग लगा दे, पर तुम ना ज़्यादा महान देवी ना बनो। पारो मनीष की बातें तो मानो सुनाई उसे नहीं दे रही थी, वो तो अभी भी बस उसे घूर रही थी। थोड़ी देर बाद पारो ने कहा कि बस हो गया तुम्हारा, ना तो जाओ यहाँ से वरना ठीक नहीं होगा। क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हुए, तुम्हें पता है ना कि मैं कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती। मनीष ने कहा, मिल जाए आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो हमारे मुकद्दर में नहीं है। पारो कहने लगी, हद हो गई, अब तुम पागल हो गया, तुम्हें कौन सी भाषा समझ आती है। मनीष बोला, हमें तो बस तुम्हारी ही भाषा समझ आती है। पारो बोली, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी, पर आती तो है। पारो ने कहा कि देखो अभी मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो और तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अपने हाथ जोड़ते हुए पारो बोली। मनीष बोला, ठीक है भाई, हम तो जा रहे हैं पर वापस भी जल्दी ही आएंगे। हम तुम्हारी परछाई हैं मैडम, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मरने के बाद भी हमसे तुम्हारा पीछा नहीं छूटेगा, याद रखना। और तुम ये सारी बातें कहते हुए मनीष चला गया। पारो फिर से अपने ख्यालों में गुम हो गई। पारो सोचने लगी, ये मनीष नाम का कांटा भी अब हमारी ज़िंदगी से जाएगा। तंग आ गई हूँ मैं, कब निकलेगा ही मेरी ज़िंदगी से। मैं पागल से जो अपने सर को पकड़कर झुंझलाते हुए बोलने लगी, मैं ही पागल हूँ, मेरे गले की हिचकी से बन गया है, जो आती है तो बस गले में दर्द देती है, ठीक वैसे ही ये आता है तो मेरी किडनी, गुर्दा, हृदय सब में एक साथ दर्द होने लगता है। हे गंगा मैया, अब आप ही कुछ करें जिससे मेरा पीछा छूटे इस पागल से। देखते ही देखते 4 साल और गुजर गए। कान्हा का जब भी मन होता वो राम के पास चला जाता था और पारो भी यही चाहती थी, उसे भी अपने पिता का प्यार मिले। बस यही सोचकर उसने कान्हा को कभी नहीं रोका। कान्हा अब एक हट्टा कट्टा नौजवान बन चुका था, पहले से भी ज़्यादा सुंदर और आकर्षक दिखने लगा था। परी भी बहुत जवान हो गई थी अब और बहुत सुंदर थी, उसका भी रूप निखर आया था। रीता और पारो की दोस्ती समय के साथ साथ और गहरी और मजबूत हो गई थी, यहाँ तक कि अब दोनों एक साथ ही रहती थी। ना ही पारो अपने घर जाती थी और ना ही रीता अपने घर जाती थी, दोनों ही मंदिर में अपना समय व्यतीत करती थी। कान्हा तो बड़ा हो गया था लेकिन साथ ही उसकी मासूमियत भी अब दम तोड़ रही थी। आए दिन बिट्टू से लड़ाई झगड़ा होने लगा था। इतना ही नहीं, जो कान्हा अपनी नानी के बिफरने पर मस्ती मजाक किया करता था, उन्हें चिढ़ाता था, वही कान्हा अब नानी को 4 बातें सुनाने लगा था। पारो को अपने बेटे का बदलता स्वभाव चिंतित तो करता ही था, पर करे तो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। पारो के चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई देती थी। चुलबुली पारो अब शांत सी रहने लगी थी। पारो अपनी परेशानियों को सबसे तो छुपा लेती, पर रीता से कैसे छुपाए। रीता उसके चेहरे को, उसके मन को, उसकी अनकही बातों को साफ साफ पढ़ लेती थी और समझ भी जाती थी। एक दिन रीता ने कहा, पारो क्या बात है, मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, तू बड़ी परेशान और बुझी बुझी सी लगती है, क्या बात है। पारो बोली, क्या बताऊँ रीता, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं कान्हा के लिए परेशान हूँ। रीता बोली, पर क्यों, कुछ कहा क्या उसने। पारो बोली, नहीं, वही तो दिक्कत है कि वो कुछ नहीं कहता, न जाने कितने सवाल अपने अंदर लिए बैठा है। वो हमेशा चुप चुप सा रहने लगा है, कुछ पूछती हूँ तो झल्ला सा जाता है। अब तो 3-4 दिन तक घर भी नहीं आता। कहते कहते पारो रुआंसी सी हो गई और कहने लगी, ना जाने मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई रीता। रीता कहती है, पारो देख, इसमें कान्हा की कोई गलती नहीं है और ना ही तेरी परवरिश में कोई कमी है, तू समझ उसे, कोई एक दिन में कहाँ बदलता है। तू ही सोच, जब से उसने होश संभाला है तब से लेकर आज तक उसे सिर्फ और सिर्फ खाने में ताने और सुनने में गालियाँ ही मिली हैं। ना जाने उसका कोमल मन कितनी बार घायल हुआ होगा। अपनी माँ के लिए गंदे गंदे शब्द सुनना किस बेटे को अच्छा लगता है भला, पर वो तो बचपन से सुनता चला आ रहा है। उसे भी तो लगता होगा कि उसके पापा कौन हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, या फिर उनका क्या नाम है।
रीता ने बड़ी खूबसूरती और सहानुभूति जताते हुए पारो को समझा रही थी। पारो बोली, तू सही कह रही है रीता, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मेरे बेटे का अस्तित्व ही क्या है, उस पर से उसका भविष्य क्या होगा। यहाँ पर इस घर में मेरा ही कुछ नहीं है, भला उसका क्या होगा। मैं तो जैसे तैसे सब कुछ सहकर रह गई, पर वो कैसे रहेगा। कल को उसकी शादी होगी तो वो भी कैसे रहेगी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है उसे देने के लिए। रीता बोली, हाँ सच कह रही हूँ, तू सच कह रही है पारो। देख, बुरा मत मानना, बात तो कड़वी है पर हकीकत यही है। उसे कोई अपनी बेटी देगा भी भला कैसे, जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है। देख, दुनिया के हर माँ बाप का यही सपना होता है, उसकी बेटी जहाँ भी जाए राज करे, रानी की तरह रहे। तू समझ रही है ना पारो मैं क्या कह रही हूँ। तब पारो रीता की अनकही बातें भी समझ चुकी थी। वो अपनी पलकें झपकाते हुए कहने लगी, सही तो कह रही है रीता तू, इसमें बुरा मैं क्यों मानूं। भला मैंने तो सोचा था कि कान्हा को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी और हम दोनों ही इस शहर से दूर चले जाएंगे, पर अपना सोचा हुआ कब पूरा होता है। उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं, बस एक ही धुन सवार है, मुझे भी ज्वेलरी शॉप खोलनी है। अब तू ही बता, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जिससे मैं इसकी यह इच्छा पूरी कर सकूं। कुछ समझाती हूँ तो चिढ़कर ना जाने कहाँ चला जाता है। मेरा तो दिमाग अब काम नहीं करता। अपने दोनों हाथों को अपने माथे को हाथों से दबाते हुए जो पारो कहती है और कहती है, मैं सोच रही हूँ उसे सच्चाई ही बता दूँ। रीता कहती है, मतलब। पारो कहती है, यही कि राम उसके पिता हैं। रीता कहती है, पर ऐसा कहने से वो तुझे छोड़ गया तो। पारो अपने सीने पर एक हाथ रखते हुए भावुक होकर कहती है, समझ लूंगी यशोदा की तरह मुझे भी पुत्र वियोग सहना पड़ा। मैं पुत्र मोह को त्याग कर वियोग सह लूंगी, पर अपनी खुशी के लिए उसके जीवन से खिलवाड़ तो कभी नहीं कर सकती। रीता कहने लगी, सोच ले पारो, हो सकता है तू उसकी नज़र में भी गलत साबित हो जाएगी, फिर क्या करेगी। पारो बोली, कोई ना, जहाँ इतने गम और इल्ज़ाम सहे, मैंने एक इल्ज़ाम और सही। और चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान लिए हुए पारो बोली। पारो ने भी अब पूरा मन बना लिया था, अब वो कान्हा को बता देगी, उसे राम के पास ही भेज देगी। पारो ने रीता से जाने के लिए कहा और खुद बड़ी ही देर तक सोचने और विचार करने के बाद उसने कान्हा को अपने पास बुलाया और मंदिर परिसर में एक और बैठ गई थी। पारो के होठ मानो सूख गए थे। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। ना जाने क्या हुआ जो उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसका गला सूख गया था, उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं, उसके हाथ पांव फूल से गए थे। पारो की ऐसी स्थिति देखकर कान्हा ने कहा, क्या बात है माँ, आपको भी जो कहना कहिए ना। पारो ने बात को इधर उधर घुमाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं कान्हा, बस यूँ ही, कोई खास बात नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, तुम्हें परी कैसी लगती है। कान्हा बोला, बस इतनी सी बात। हे गंगा मैया, मैं तो डर ही गया था। परी अच्छी लगती है मम्मी मुझे, पर आपने अचानक से क्यों पूछा। पारो बोली, ताकि अपने लिए बहू ला सकूं कान्हा। और हाँ, एक बात और कहना है बेटा, अब तुझे कोई नौकरी नहीं करनी चाहिए और तुझे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। मेरी तो बीत गई बेटा, पर तुझे अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती हूँ, इसलिए नौकरी बहुत ज़रूरी है। कान्हा बोला, बस इतनी सी बात के लिए परेशान ना हो मम्मी, तो मैंने इस बार सोच लिया है। मम्मी आप परेशान ना हो। कान्हा हंसते हुए चला गया और पारो सोचने लगी, हे गंगा मैया, मैं कैसे बताऊं कान्हा को, मुझे हिम्मत दो मैया, ताकि मैं कान्हा को उसके पापा के घर भेज सकूं। पारो हर बार की यही कोशिश करती कि आज बता दूं, आज बता दूं, और आज तो बात करके ही रहूँगी, पर चाहकर भी नहीं बता पाती थी। आखिरकार उसने सोचकर इस बात को छोड़ दिया कि सही वक्त आने पर बता देगी। इधर राम भी कान्हा के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एक दिन रत्ना ने कहा, देखो भाई राम, तुम्हारी एक नहीं सुननी है मुझे। इस बार कान्हा जो आया तो मैं उसे जाने नहीं दूंगी। बड़ा सुन लिया मैंने तेरी बात पर, अब एक बात भी नहीं सुनूंगी। तुझे अच्छा लगे या ना लगे, कान खोल कर सुन ले। राम कहने लगा, मैं भी तो यही चाहता हूँ मम्मी, पर पारो को और दुखी नहीं देख सकता। मुझे भी बुरा लगता है कान्हा के लिए। इतना सब कुछ हमारे पास है, इसके बावजूद भी मेरा बेटा किसी चीज़ के लिए तरसे, यह मुझे मंजूर नहीं, पर कर भी क्या सकता हूँ।
रत्ना ने राम की बातों को सुनते हुए मन ही मन सोच ली थी कि इस बार कान्हा को वो सच्चाई बता देगी और कान्हा को हमेशा हमेशा के लिए रोक लेगी। ये पारो न जाने कौन सा जादू कर दी है जो मेरा बेटा आज तक उसे भुला नहीं पाया। मैंने तो सोचा था कुछ दिन रोएगा फिर भूल जाएगा, फिर मैं अपने बेटे की शादी ऊंचे घराने में बड़ी धूमधाम से करती, पर यह नालायक मेरी एक नहीं सुनता। जाने क्या कर गई है लड़की इस पर। पारो को कोसते हुए उसकी माँ बोली और कहने लगी, पता नहीं चुड़ैल ने कौन सा जादू कर दिया मेरे बेटे पर जो उसने दूसरी शादी के लिए कभी हाँ ही नहीं बोला। उधर कान्हा को भी राम की याद आ रही थी, सो चल पड़ा राम से मिलने। रास्ते भर यही सोचता रहा, इस बार मैं बात करूँगा कि मेरी मदद करें ताकि मैं भी अपनी दुकान खोल सकूं। मुझे भी उन्हीं की तरह अपना नाम बनाना है, इसमें हर्जी क्या है। वैसे भी उन्होंने मुझसे कहा था जब भी मुझे किसी तरह की मदद चाहिए तो मैं उनसे बेझिझक कहूँ। इस बार तो ज़रूर बात करूँगा। तमाम प्रकार की बातें सोचते हुए कान्हा चले जा रहा था। करीब 1-1.5 घंटे में वो अपनी मंजिल पर पहुँच गया। राम और राम की माँ रत्ना दोनों ही खुश हो गए। कान्हा का खूब जो सत्कार किया आबो भगत की। रत्ना दादी ने कहा, क्या बात है रे कान्हा, तुझे दादी की याद नहीं आई? काफ़ी दिन लगा दिए आने में। कान्हा बोला, ऐसी बात नहीं है दादी, अब तो मेरा मन भी यहीं पर आप सबके साथ ही लगता है, पर वहाँ तो बस नानी की जली कटी बातें ही सुननी पड़ती हैं ना जाने मम्मी इतना सब कैसे सह लेती है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। रत्ना बीच में भी कहने लगी, कान्हा की बात को काटती है, मानो पारो के बारे में वो जानना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा, अच्छा तो ये बातें छोड़ और चल कुछ खा पी ले, बहुत दुबला हो गया अरे तो, क्या तेरी माँ तेरा ध्यान नहीं रखती? कान्हा बोला, नहीं दादी, वो तो खुद से भी कहीं ज़्यादा मेरा ध्यान रखती हैं। अभी कान्हा की बात भी पूरी नहीं हो पाई थी कि दादी ने फिर से ही बीच में रोक दिया और बोली, चल फिर तो तू अपनी माँ का गुणगान न बखान, पहले खा ले, तेरी पसंद की सारी चीज़ें बनवा रखी हैं मैंने। अच्छा, तो कान्हा कहने लगा, आपको पता था मैं आने वाला हूँ? तो वह कहने लगी, चल हट, अब ज़्यादा परेशान नहीं कर, नहीं तो मारूंगी तुझे। और हल्के हाथों से कान्हा को छूती है, क्योंकि कान्हा भी बड़ी मस्ती में आँख के अंदाजे से जो दादी को चिढ़ा रहा था। पूरा घर दादी और पोते के टाहकों से गूंज उठा। राम यह सब देखकर मन ही मन गदगद हो रहा था। उसकी खुशी समाई नहीं समा रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, काश ये पल यहीं थम जाए और मेरा कान्हा मुझे छोड़कर कभी ना जाए। मुझे माफ़ करना पारो, राम सोचने लगा, एक बार फिर से मैं तुम्हारा दिल तोड़ने वाला हूँ, एक बार फिर से तुम्हारे गुनाह में एक और गुनाह बढ़ाने वाला हूँ। देखा जाए तो कान्हा पर मेरा कोई अधिकार तो नहीं है, पर तुमने उसे पाला है, अपने खून से सींचा है, अपने आंसू पिलाकर बड़ा किया है, बस उस नाते मैं भी तो उसका पिता हुआ। मैंने पूरी ज़िंदगी इतनी प्रॉपर्टी कमाई है, वो किसके लिए? इसी के लिए ना। तो अब मैं अपने बेटे को और अब नहीं सहने दूंगा। अपने बेटे के लिए मैं 1000 गुनाह करने के लिए तैयार हूँ। राम खुद से ही बातें करते हुए मन ही मन पारो से क्षमा प्रार्थना करने लगा। कान्हा राम से बातों में कहता है, अंकल जी मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। राम कहता, हाँ बिल्कुल बेटा, कहो क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी। कान्हा कहने लगा, मैं सोच रहा था अंकल जी आप कुछ पैसे उधार दे देते तो मैं आपकी तरह एक ज्वेलरी शॉप खोलना चाहता हूँ। राम बोला, अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, पर तुम भी मेरी तरह ज्वेलरी शॉप खोलना चाहते हो, पर शॉप किसके लिए खोलना भाई? हमारी शॉप का क्या है, उसे कौन संभालेगा? कान्हा ने बड़ी हैरानी से देखा और पूछा, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। राम बोला, अरे भाई बात यह है, मेरे तुम्हारे सिवा तो कोई और है नहीं, और तुम मेरे बेटे जैसे हो। बेटे जैसे क्या, मेरे बेटे ही हो, तो जो कुछ मेरा वो तुम्हारा भी हुआ ना, फिर तुम अलग से शॉप क्यों खोलना चाहते हो? जो भी करना है यहीं पर करो। राम की माँ रत्ना भी राम की बातों पर जोर देते हुए कहा कि और क्या, सही तो कह रहा है राम, जो कुछ भी हमारा है वो तुम्हारा भी है। हाँ, पर बदले में एक चीज़ तो तुम्हें देनी होगी हमें। कान्हा हैरानी से देखते हुए बोला, क्या? रत्ना कहती है कि अपना प्यार और समय। मेरा मतलब है कि अब तुम यहीं हमारे साथ रहोगे, बस और कुछ नहीं सुनना हमें। कान्हा के लिए तो मानो खुशी के सारे बंद दरवाजे एक साथ खुल गए थे। वह सोचने लगा, चलो अच्छा है, मैं मम्मी को भी यहीं पर ले आऊँगा। ये सब लोग बड़े अच्छे हैं, मेरी मम्मी को भी कुछ पल खुशी के मिल जाएंगे। इधर पारो की ज़िंदगी
एक डर्रे पर चल रही थी। कान्हा के ना होने पर वो अपना सारा समय मंदिर में ही बिताया करती थी। साथ में रीता भी रहती थी। कभी कभी तो मनीष भी दर्शन करने के बहाने चला आता और बड़ी देर तक पूजा करता। पारो और रीता दोनों ही बेखूबी जानती थी कि यह बंदा पूजा करने नहीं आता। रीता तो खूब हंसती थी उसे देखकर। मनीष अपनी तिरछी निगाहों से कभी रीता को देखता तो कभी पारो को, और तो और दिखाता तो ऐसे था मानो बड़ी ही लगन से और बड़ी श्रद्धा से भगवान को याद कर रहा हो। एक बार तो रीता ने पूछ लिया, अरे भाई मनीष, तुम पूजा ही करने आते हो या फिर हमें दिखाने के लिए तुम बहुत बड़े पुजारी हो गए हो? मनीष कहने लगा, हाँ मैं तो पूजा ही करने आता हूँ, मगर न जाने मेरी देवी कब मुझे मेरी तपस्या का फल देगी। मैं तो अपनी देवी की पूजा और उसके दर्शन के लिए आता हूँ। माना कि हम बड़े ही बुरे हैं पर प्यार हम शिद्दत से करते हैं। पारो की ओर देखते हुए मनीष बोला। पारो ने आव देखा ना ताव देखा और झट से अपनी चप्पल उतारी और मनीष को दौड़ाने लगी। आगे आगे मनीष भागता और पीछे पीछे पारो, एक हाथ में चप्पल और दूसरे हाथ में साड़ी के छोर को पकड़े हुए दौड़ रही थी। रुकना मनीष के बच्चे, अभी तेरा भूत उतारती हूँ। चप्पल से मार मार कर सीधा ना कर दिया ना तो मेरा भी पार्वती नाम नहीं। मनीष मंदिर का ही चक्कर लगा रहा था और उसके पीछे पीछे पारो चप्पल में हाथ में लिए उसके लिए भाग रही थी। भागने की वजह से पारो थक गई और वो रुक कर जोर जोर से हाँफने लगी। उसकी ऐसी स्थिति जब मनीष से देखी नहीं गई तो वो भी रुक गया और रीता से पानी लाने को कहा। उसने कहा, पार्वती मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता हूँ, पर तुम भी तो मेरी एक नहीं सुनती हो। क्या मैं इतना बुरा हूँ? पारो ने कहा, तुम ना अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आते हो। अब तो यह सब छोड़ दो, तुम 40 साल के हो गए हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? नहीं आती होगी तभी तो तुम यह सब हरकतें करते फिरते हो। पारो उसे फटकारने लगी। मनीष नजरें नीची किए हुए देख रहा था, बस मौन धारण किए हुए था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मनीष ने कहा, देखो पारो, माना कि मुझ में 1000 बुराइयां हैं, पर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। पहले तो मैं बस तुम्हें पाना चाहता था, मगर मुझे कब तुमसे सच्चा प्यार हुआ मुझे नहीं पता। मैं तो बस तुम्हारे लिए खुद को पूरी तरह से बदल दिया है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? पहले मैं एक जानवर था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद ही मैं इंसान बना। क्या मेरा बदलाव तुम्हें नहीं दिखता? पारो अपने दांतों को पीसते हुए गुस्से में लाल हो बस मनीष को घूर रही थी। बोला ना पारो, आखिर क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती? मनीष बोला। जानती हो मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत कब हुई? जब तुमने एक अनजान और पराये बच्चे को घर ले आई और उसे जमाने की परवाह ना करते हुए अपना नाम दिया। बस उसी दिन से औरत के प्रति मेरा नज़रिया ही बदल गया। नहीं तो मैं भी केवल यही समझता था, औरत बस खेलने की चीज़ होती है, मन बहलाने की चीज़ होती है। पर नहीं पारो, ऐसा नहीं है, मैं गलत समझता था। तुमने मुझे सर से पाँव तक बदल दिया। क्या तुम्हें एक पल या फिर एक सेकंड के लिए भी मुझसे प्यार नहीं हुआ? मनीष की आंखों में अभी भी एक उम्मीद थी, शायद पारो मान जाए। मनीष बोला, मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूँ पारो, तुम्हारे साथ रोना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हंसना चाहता हूँ, सुबह की पहली चाय तुम्हारे साथ ही पीना चाहता हूँ, तुम्हें देखकर जीना चाहता हूँ। अगर मौत भी आए तो वो भी तुम्हारा ही चेहरा मेरी आंखों के सामने हो। क्या तुमने कभी मुझे प्यार नहीं किया? पारो बोली, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं किया मैंने। मेरे लिए तो बस राम ही सब कुछ है, तुम नहीं। और पारो ने 2 टूक जवाब दे दिया। मनीष बोला, अरे पारो, किस राम की बात करती हो तुम, जो सिर्फ 1 साल तुम्हारे साथ रहा? उसकी सिर्फ 1 साल की दुल्हन थी तुम। और मैं, अरे मैं तो ना जाने कितने वर्षों से तुम्हें अपने मन मंदिर की देवी बनाकर पूजता आया हूँ, और तुम आज भी उसी 1 साल के प्यार में पड़ी हुई हो। पारो बोली, हाँ हाँ हाँ, माना कि मैं 1 साल की दुल्हन थी, पर फिर भी उन्हीं को अपना सब कुछ मानती हूँ। प्यार दोबारा होता है क्या भला? और फिर अगर मैं 1 साल तो क्या 1 रात की भी दुल्हन रहती तो मैं उन्हीं का इंतज़ार करती। तुम अपने दिमाग से यह ख्याल हटा दो मनीष, अच्छा है तुम्हारे लिए। मनीष बोला, क्या तुम्हें अभी भी लगता है वो आएगा तुम्हें लेने? पारो बोली, हाँ विश्वास है मुझे कि एक ना एक दिन वो मुझे लेने ज़रूर आएंगे। मनीष बोला, अच्छा, इस बात की क्या गारंटी है कि वो भी तुमसे प्यार करता है? पारो बोली, अगर उन्हें मुझसे प्यार नहीं होता तो क्या वो दूसरी शादी नहीं कर लिए होते? आज भी वो अपने यानी हमारे कमरे में नहीं जाते हैं, दूर होकर भी हमेशा हमारे सुख और दुख का आभास रहता है उन्हें। मनीष बोला, तुम्हें कैसे पता चला? पारो बोली, तुम्हें इससे क्या,
तुम बस मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। और पारो रोने लगी। मनीष ने कहा कि पारो तुम चुप हो जाओ, रो मत, तुम अपना प्यार निभाओ, मैं अपना निभाऊंगा। जानती हो पारो, जब भी दुआ मांगी है तो मैंने बस तुम्हारी खुशी मांगी है, पर आज से मैं यही दुआ करूंगा कि वो तुम्हारी नहीं मेरी ही दुआ स्वीकार करे। कहते कहते मनीष वहाँ से चला गया। पारो जाते हुए मनीष को अपलक देखती रही। उसके पास मनीष को समझाने के लिए एक भी शब्द नहीं बचे थे। जब तक मनीष उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया तब तक वो बस उसी राह पर देख रही थी। इधर मनीष घर आ गया और दरवाज़ा बंद करके ज़मीन पर बैठकर अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को ढककर रोने लगा था। सोचने लगा, मैं पुराना मनीष ही ठीक था, मुझे अच्छा बन के क्या मिला, बुराई ठीक था। कहते हुए बस रोई जा रहा था। अगर दुआ में पारो की खुशी मांगता हूँ तब भी हार तो मेरी होगी, क्योंकि उसकी खुशी तो राम है, तो मैं तो दूर दूर तक नहीं हूँ। कोई ना चाहे जो भी हो वो अपना कर्म करे और मैं अपना करूँगा। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा, पर कमबख्त दिल का क्या करूं। मनीष रोते हुए खुद से ही बात करने लगा। इधर राम कान्हा को बड़े प्यार से सारा काम समझाता है और अपने सारे वर्कर्स को बताता है कि आज से आप सबके नए मालिक कान्हा हैं। कान्हा की खुशी का ठिकाना नहीं था, उसे तो यही सपना जैसा लग रहा था। ढेर सारे नौकर चाकर उसके आगे पीछे सरसर कहकर घूम रहे थे। आज उसका सपना साकार होता दिख रहा था। कान्हा भी बड़ी मेहनत और लगन से सारा काम संभाल रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कान्हा को अब सिर्फ काम और काम ही दिख रहा था। उसे अब तो खाने पीने की भी सुध नहीं थी। कान्हा की ऐसी स्थिति को देखकर राम को भी अब पारो की चिंता होने लगी थी। उसे लगने लगा कि कहीं कान्हा को अपनी शॉप की जिम्मेदारी देकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। एक दिन राम ने कहा, कान्हा तुम अब कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के पास हो आओ। कान्हा बोला, हाँ मैं यही सोच रहा हूँ कि उन्हें भी यहीं पर ले आऊँ। राम बोला, हाँ बिल्कुल कान्हा, अगर वो आएंगी तो हमें भी बड़ी खुशी होगी बेटा, तुम उन्हें भी ले आना। तभी राम की माँ रत्ना को तो यह बिल्कुल भी गंवारा नहीं था कि कान्हा अब वापस जाए और पार्वती वापस लौट आए। तो वह कहने लगी, कान्हा को आया भी धीरे धीरे 2 महीने बीत चुके थे और अब इस बीच में एक बार भी वो अपने घर नहीं गया था। जाता भी तो कैसे। कान्हा भी अब पैसे की चकाचौंध में गुमसा हो रहा था। उसे खूब प्रॉफिट हो रहा था। उसके हाथ में जैसे जैसे पैसा आ रहा था वैसे वैसे उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। रात को जब वो अपने बिस्तर पर सोता तो बस सारे दिन कितने रुपए की आमदनी हुई है बस उसी का हिसाब किताब लगाता।